ओके बेटा। कुछ इंटरनेट इशू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। दोबारा कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो हम सेकंड रिएक्शन तक पहुंच चुके थे, जिसमें हम लोगों ने अमोनिया की ऑक्सीडेशन से हमने हासिल किया था नाइट्रिक ऑक्साइड को, और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन से हमने हासिल किया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को फिर हम आगे फर्दर तीसरे चैम्बर एब्जॉर्प्शन चैम्बर से पास आउट करेंगे, और एब्जॉर्प्शन चैम्बर या एब्जॉर्प्शन टावर से जब हम इसको पास करेंगे तो इसके ऊपर से हम वाटर को स्प्रे करवाएंगे, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद हमारे पास HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो होगा वो मैन्युफैक्चर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा मिलती है, जो कि हमारे पहले स्टेप का प्रोडक्ट है। तो इसको हम दोबारा रिसाइकलिंग के लिए सेकंड स्टेप में भेज देते हैं। इसको हम रिसाइकलिंग के लिए सेकंड चैम्बर में भेजते हैं, जहां पर ये दोबारा ऑक्सीजन से मिलने के बाद NO2 को प्रोड्यूस करती है। तो ये एक फेवर कंडीशन है यहाँ पर, मतलब एक एडवांटेज में शामिल होता है यहाँ पर कि NO यहाँ पर हमें मिलता है, जो कि NO दोबारा रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है। अब इसके साथ साथ एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि HNO3 जो है यहाँ पर जो हमें हासिल होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि 50% जो है वो कंसनट्रेटेड होता है। मतलब इतना ज़्यादा हाई कंसनट्रेटेड नहीं होता, काफ़ी डाइल्यूट होता है, क्योंकि इसमें पानी जो है वो हम इसमें मिक्सअप करते हैं, इस वजह से। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद कंसनट्रेटेड बनाना है जितना हम बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, HNO3 को बार बार रिसाइकल करवाते हैं, मतलब बार बार सेकेंड चैम्बर में भेजते हैं, बार बार रिसाइकल करवाते हैं, और रिसाइकल करने से ये दोबारा NO2 में एब्जॉर्ब होता है। यह NO2 जो है वो बार बार इसमें एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि NO2 गैस है और HNO3 लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए बार बार आपस में एक दूसरे को हम रिसाइकलिंग करवाते हैं इसको एब्जॉर्प्शन चैम्बर के अंदर, ताकि ये NO2 इसमें बार बार क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके, जिससे इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। इसमें से वाटर वेपर आउट होते रहते हैं और NO2 गैस इसमें एब्जॉर्ब होती रहती है। तो इस तरह बार बार रिसाइकलिंग करवाने से ये 50% से तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 68% जो है वो कंसनट्रेटेड बन जाता है। इसको 68 से मज़ीद कंसनट्रेटेड बनाने के लिए फिर हम HNO3 से पास आउट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड को वेपर की फॉर्म में इसमें से पास आउट करते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। जब ये इसमें से पास आउट होता है तो इससे इसकी मजीद जो सेचुरेशन है, जो कंसनट्रेशन है, वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने के पर ये अप्रॉक्सीमेटली 98% जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाता है। ये दो पॉइंट जो है ये बेटा लाजमी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि इसकी प्रिपरेशन के साथ साथ ये भी बताइए कि इसको मज़ीद कंसनट्रेशन या मज़ीद कंसनट्रेटेड करने के लिए या इसकी कंसनट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स या किन केमिकल की ज़रूरत पड़ती है। तो दो काम आपने करने होते हैं। पहला कि HNO3 को जो हमें मिलता है यहाँ पर, इसको हम दोबारा रिसाइकल करवाते हैं एब्जॉर्प्शन टावर से, जिसमें NO2 गैस जो होती है वो इसमें रीएब्जॉर्ब होती रहती है अगेन एंड अगेन, जिससे इसकी सेचुरेशन जो है या इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होकर 68% पर हो जाती है। मज़ीद कंसंट्रेट करने के लिए, इसको मज़ीद इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें से पास आउट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को। ये इसमें से जब मज़ीद पास आउट होता है इसके वेपर्स, तो इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और अप टू 98% तक हो जाती है। तो ये सिंपल बेटा प्रोसीजर्स हैं, जिसके ज़रिए हम नाइट्रिक एसिड को ना सिर्फ प्रिपेयर करते हैं बल्कि इसको मज़ीद से मज़ीद कंसनट्रेटेड भी बनाते हैं। इस टॉपिक में आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग पूछ सकते हैं। 3 स्टेप हैं केमिकल, जिसमें 3 स्टेप्स में केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड हो रहे हैं, 3 अलग अलग। पहले में अमोनिया की ऑक्सीडेशन हो रही है बेटा, दूसरे में नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, और तीसरे में एब्जॉर्प्शन हो रही है वाटर के साथ, और हमें नाइट्रिक एसिड जो है वो मिल रहा है। आखिरी स्टेप जो है वो केमिकल नहीं, वो फिजिकल स्टेप है।
इसमें कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं हो रही, केमिकल कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो रहा, ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं बिहाफ ऑफ द रिसाइकलिंग। उसको बार बार रिसाइकल करके उसको मिक्सअप करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जी बेटा, कुछ पूछना है अगर आप लोगों ने तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नाइट्रिक, डेफिनेटली नाइट्रिक एसिड का ही टॉपिक आप कंटिन्यू करेंगे हम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है इसका स्ट्रक्चर, HNO3। इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर सिर्फ ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जाम्स में कभी कभार, तो इसको ज़रा देख लीजिएगा। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, HNO3 एक हाइड्रोजन है, ठीक है, N एक नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन किस तरह होते हैं, कुछ इस तरह कि नाइट्रोजन सेंटर में होता है, इसके साथ 3 ऑक्सीजन होते हैं इस तरीके से अटैच हुए हैं, और इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है। एक तो ये सिंपल अपने पहले याद रखने कि किस पोजीशन पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है, ऑक्सीजन इससे अटैच है और साथ में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। इसके बाद एंगल्स याद रखिएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ जो एंगल है वो 130 का है, और ये जो एंगल है 115, और ये एंगल भी 115, दोनों एंगल सिमिलर हैं और ये एंगल 130 का है। ओवरऑल यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो डेफिनेटली 360 के होंगे। यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये आपको बॉन्ड लेंथ शो कर रहा है कि नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर वो है 1.22, और ये भी सेम है 1.22। नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इससे ज़्यादा होती है, वो होती है 1.4। ये सिंपल आपके पास है इसका स्ट्रक्चर। वेपर फेस में, वेपर फेस मतलब होता है जब ये गैस कंडीशन के अंदर है, क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है तो ये एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। तो वोलेटाइल फॉर्म के अंदर जब ये होता है, मतलब जब ये वेपर्स की फॉर्म में होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये इसके एंगल्स होते हैं और इसके बॉन्ड लेंथ्स होती हैं। अब अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है, सॉलिड फेस के अंदर अगर ये है, तो फिर इसके स्ट्रक्चर की जो एलिमेंट्स की जो पोजीशंस हैं वो तो सेम रहेंगी, पोजीशन चेंज नहीं होंगी। बस यहाँ देखिए कि यहाँ पहले 130 था, अब ये हो जाएगा 135, मतलब 5 डिग्री यहाँ से बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 5 डिग्री। उसका इफेक्ट डेफिनेटली इस पे पड़ेगा, तो ये दोनों कम हो जाएंगे, ये 2.5 और ये भी 2.5 डिग्री कम होकर 115 से, मतलब 1115 से ये हो जाएगा 112.5। जितना ये इंक्रीज होगा उतना ये हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन टोटल एंगल यहाँ पर कितना रहेगा, सम 360 का ही रहेगा। इसका साइड इफेक्ट इसके बॉन्ड लेंथ पे होता है, तो वो 1.22 से 1.24 हो जाती है, और ये 1.4 से 1.3 हो जाती है। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों ने याद रखना है। इसके बाद इसका एक और टॉपिक है एक्वा रिज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम्स में याद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कि व्हाट इज एक्वा रिज, हाउ गोल्ड या हाउ नोबल मेटल्स डिसॉल्व इन एक्वा रिज। बेसिकली बेटा डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे तो पानी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, अगर कोई वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो कुछ एसिड्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, एसिड में नहीं होता तो कुछ बेस में डिसॉल्व हो जाते हैं, कंसनट्रेटेड में नहीं होता तो डाइल्यूट में हो जाते हैं, डाइल्यूट में नहीं होता तो कंसनट्रेटेड में डिसॉल्व हो जाते हैं, कोल्ड में नहीं होता तो हॉट में हो जाते हैं, हॉट में नहीं होता तो कोल्ड में हो जाते हैं। अलग अलग मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो डिफरेंट केमिकल्स में डिसॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशंस बनते हैं और हम उनको किसी न किसी दूसरे मकसद में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जैसे लाइक जैसे गोल्ड है, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स वगैरह में डिसॉल्व नहीं होते। तो इनको डिसॉल्व करने के लिए हम एक सोल्यूशन बनाया गया या एक मिक्सचर बनाया गया। उस मिक्सचर को हम बोलते हैं एक्वा रेजिया या रॉयल वाटर बोलते हैं। उस मिक्सचर में दो केमिकल का इस्तेमाल होता है, एक HNO3 का और एक HCl का। वॉल्यूम के लिहाज से
या क्वांटिटी के लिहाज से 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ HNO3 एंड 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ HCl इस्तेमाल किया था। 1 पार्ट से मतलब है कि इन दोनों में जो रेशियो होती है वो 1:3 होती है। मतलब HNO3 अगर आपने 1 DM³ इस्तेमाल किया वॉल्यूम के लिहाज से 1 DM³ इस्तेमाल किया, तो HCl आपने 3 DM³ इस्तेमाल करना है। या अगर HNO3 आपने 10 DM³ इस्तेमाल किया है, तो HCl आपने 30 DM³ इस्तेमाल करना है। रेशियो होनी चाहिए 1:3। तो इन दोनों की मिक्सिंग से जो नया मिक्सचर या सोल्यूशन बनता है वो कहलाता है एक्वा रीजिया, या उसे कहते हैं रॉयल वाटर। इस रॉयल वाटर में या एक्वा रीजिया में डिफरेंट टाइप के नोबल मेटल्स इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। फिर उस सोल्यूशन को हम अपने फर्दर रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा क्या होता है उसके अंदर कि जिसमें ये चीज़ें उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, देख लेते हैं उसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम 1 पार्ट, ये देखें यहाँ पर 1 है, 1 पार्ट HNO3 का और 3 पार्ट HCl का आपस में मिक्सअप करते हैं, तो इसकी मिक्सिंग के दौरान हमारे पास ये कुछ केमिकल्स बनते हैं, जिसमें वाटर, जो कि इसको लिक्विड फॉर्म में रहने की परमिशन देता है, यानी कि इसके लिक्विड जो रहे, मतलब ये दोनों आपस में जब मिलेंगे तो जो एक्वा रीजन लिक्विड फॉर्म में होगा वो इस सॉल्वेंट की वजह से होगा, वाटर की वजह से होगा। साथ में एक केमिकल नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, एटम। याद रखिएगा यहाँ पर 2 नीचे नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, तो एटॉमिक फॉर्म में क्लोरीन यहाँ पर मिलता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नाइट्रोसाइल क्लोराइड यानी कि नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड या नाइट्रोसाइल क्लोराइड, इसको ये फर्दर जब यहाँ मिक्स होता रहता है तो ये टूट जाता है और ब्रेक होने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोरीन एटम बनाता है। ये दोनों रिएक्शन जो होते हैं ये एक्वा रीजिया के अंदर प्रोसीड हो रहे होते हैं। यानी यहाँ से जो 3 क्लोरीन के एटम्स हैं वो अलग होते हैं, 2 क्लोरीन के एटम पहले अलग होते हैं और उसके बाद फिर NOCl जो है वो ब्रेक होता है और तीसरा भी क्लोरीन का एटम अलग हो जाता है। ये जो है, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये एक्वा रीजिया के रिएक्शंस हैं, मतलब एक्वा रीजिया को शो ऑफ कर रहे हैं। ये दोनों जो आपके पास प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर ये वाले, ये आपके पास एक्वा रीजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब हम गोल्ड को AU ऑरिक है, ऑरिक मतलब होता है गोल्ड है, और गोल्ड का सिंबल है AU। ऑरिक को या गोल्ड को जब हम इस एक्वा रीजिया के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो गोल्ड जो है इस एटॉमिक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, 3 एटम के साथ, 2 एटम ये रहा, 1 एटम ये रहा। तो ऑरिक तीनों क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद वो बनाता है ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड के बनने का मतलब ही ये है कि ये इसमें क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया। फिर ये फर्दर HCl जो इसमें प्रेजेंट होता है उसके साथ ये फर्दर रिएक्शन करता रहता है और करने के बाद आपके पास फाइनल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसे हम बोलते हैं बेटा हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड बोला जाता है। तो हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड यहाँ पर हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड या हाइड्रो ऑरिक टेट्रा क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसके मिक्सिंग से या सॉरी इसके बनने से ही ये शो ऑफ होता है कि यहाँ पर जो गोल्ड है उसने क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गया है एक्वा रीजिया के अंदर। तो बेसिकली क्वेश्चन मार्क ये है कि एक्वा रीजिया में वो कौन सा केमिकल होता है जो नोबल मेटल्स को या गोल्ड जैसे दूसरे मेटल को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। तो वो जो मेन केमिकल है वो है क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम जो होता है वो हेल्प करता है इसको कंपाउंड बनाने में या इसको डिसॉल्व होने में एक्वा रीजिया के अंदर। सो एक्वा रीजिया की जो कंपोजिशन है वो याद रखिएगा, डेफिनेशन भी इसकी बेटा यही है और इसी ये कंपोजिशन भी है, प्रिपरेशन भी इसकी यही होती है कि अगर आपको कहा जाए कि एक्वा रीजिया को डिफाइन करें तब भी यही डेफिनेशन होगी इसकी, और अगर कहा जाए कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं तब भी इसकी यही मतलब कि प्रिपरेशन भी यही होगी कि 1 पार्ट आपने लेना है HNO3 को और 3 पार्ट आपने लेना है बेटा किसका, HCl का। मिक्स करेंगे इसको आपस में, आपके पास क्लोरीन एटम रिलीज होगा, नाइट्रोसाइल क्लोराइड या नाइट्रोजन ऑक्सीक्लोराइड जब यहाँ लेंगे हम इसको फर्दर, ये ब्रेक होगा और दोबारा एक क्लोरीन का एटम प्रोड्यूस करेगा। ये तीनों क्लोरीन के एटम जो होंगे वो फर्दर गोल्ड के साथ करेंगे बेटा रिएक्शन और बनाएंगे ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड फिर फर्दर HCl के साथ रिएक्शन करता रहेगा वक्तन वक्तन, और वो हाइड्रोजन ऑरिक टेट्रा क्लोराइड में कन्वर्ट होता रहेगा। बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी नाइट्रिक एसिड की, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।
तो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने करना है आज तक के टॉपिक से या कल के टॉपिक से भी बेशक, तो आप कर सकते हैं।